हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज देख रहे हैं और इसमें इससे पहले सक्सेसफुली हम लोगों ने जो राइस एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म है वो वाला चैप्टर देखा था एंड दैट इज चैप्टर नंबर 31। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें द चैप्टर इज चैप्टर 32 ऑफ बिपिन चंद्रा एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज कम्युनलिज्म द लिबरल फेज। जो कम्युनलिज्म का हम लोग देख रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा जेनेसिस कैसे होते हैं, उसके 3 स्टेजेस के बारे में बात किया गया, हमने किया कि उसके क्या क्या लिबरल फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और पूरा उसमें फिलॉसफी जो है उसकी जो आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट है। जैसे अन्य देशों में कई अन्य प्रकार की आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, कहीं पर रेसिज्म आया, कहीं पर एंटी सेमिटिज्म आया, कहीं पर शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट आया, कहीं पर क्रिश्चियन एंड प्रोटेस्टेंट का इश्यूज क्रिएट हुए, कहीं पर रेसिज्म की समस्या आई। ऐसे ही भारत में एक समस्या आई जिसको कहते हैं कम्युनलिज्म। इसके कई सारे रीजन्स हमने देखे थे, वो रीजन्स फ्रॉम कॉलोनियल टाइम 19th सेंचुरी एंड देन उसके बाद में 20th सेंचुरी में 1920 के बाद पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखा था हमने कि कैसे भारत का जो अर्थतंत्र है, इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज हैं। इंडिया का जो हिस्टोरिकल पूरा का पूरा डिस्टॉर्शन है वो उसके लिए जिम्मेदार है। उसके लिए जो जो कॉलोनियल राइटर्स हैं वो किस प्रकार से, जेम्स मिल का हमने एग्जाम्पल देखा था और कई सारे अन्य एग्जाम्पल देखे। उसमें गांधी का व्यू कैसे देखा हमने, नेहरू एंड फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमने देखा था कि किस प्रकार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, who the only largest party of that period leading the Indian freedom struggle failed to make a check on these developments। जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इनका विकास हो रहा था ऐसी फोर्सेस का जिसका रिजल्ट काफी खतरनाक होगा, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जिसमें हम एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि जब एक मुस्लिम एक हिंदू को नहीं देखना चाहता और जब एक हिंदू जो एक मुस्लिम को नहीं देखना चाहता, जब वायलेंस, हेट्रेड, एनिमोसिटी की चरम सीमा आ जाती है, तभी तो देश विभाजित हो जाता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं 2 इंपॉर्टेंट कोटेशन लेना चाहूंगा, स्टेटमेंट रिटन इन द बुक ऑन पेज नंबर 4 to 7, 427 पर, और ये यकीन मानिए आपकी आंख खोल के रख देंगे कि कम्युनलिज्म का जो लिबरल फेज आज हम लोग देखने वाले हैं उसकी शुरुआत मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बट इट साउंड्स वेरी डिफरेंट नोट। इन 1932 में मीटिंग होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, आगा खां होते हैं, पोएट इकबाल होते हैं, मोहम्मद इकबाल, एंड द हिस्टोरियन सफादत अहमद स्ट्रेस। वो क्या बोलते हैं, ये लोग हैं, आगा खां हैं, इकबाल जैसा महान पोएट है और एक सहावत अहमद करके हिस्टोरियन है। वो कहते हैं कि द इनहेरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग एनी मर्जर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पॉलिटिकल और इंडीड सोशल इंटरेस्ट एंड इम्प्रैक्टिकेबिलिटी of ever governing India through anything but a British agency। ठीक है, ये it is like impossible to merge interest of Hindus and Muslim। ये क्या है, the very word लिखा है, जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल होना ना, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। और इसको कौन रूल कर सकता है, इट्स नॉट एनीथिंग बट अ ब्रिटिश एजेंसी। ठीक है, ब्रिटिश एजेंसी। तो ये 1932 की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक और कोटेशन में लेना चाहूंगा, इन 1933 उसके 1 साल बाद प्रिसाइडिंग ओवर हिंदू महासभा भाई परमानंद हिंदू महासभा का एक सेशन होता है, उसमें बोलते हैं आई फील एन इम्पल्स इन मी, मैं अंदर से बहुत इम्पल्स फील कर रहा हूं, बहुत व्यथित फील कर रहा हूं, दैट हिंदूज वुड विलिंगली कोऑपरेट विद ग्रेट ब्रिटेन इफ देयर स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एज द प्रीमियर कम्युनिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यू इंडिया। हमें बड़ा ही व्यथित लग रहा है कि हिंदुओं को क्या करना पड़ सकता है, विलिंगली कोऑपरेट विद ग्रेट ब्रिटेन के साथ हमें इच्छा से भी कोऑपरेट करना पड़ सकता है इफ देयर स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, अगर उनकी स्टेटस और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन क्या आती है, खतरे में आती है। तो दिस इज रिटन इन द बुक ऑन पेज नंबर 4 to 7 बिपिन चंद्रा अबाउट अ स्टेटमेंट मेड बाय भाई परमानंद कि अगर हिंदुओं को एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में एक भारत की बृहद प्रीमियर एंटिटी, प्रीमियर कौन है, हिंदू है, उसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था तो इससे भला तो क्या है, हम ब्रिटिश का क्या करें, सहयोग ही करें, कोऑपरेट ही करें। तो ये तो हमने ऐसे बोल दिया। बट अब हम लोग चलते हैं 1857 में। आप देखो 1857 का जो पूरा का पूरा
डेवलपमेंट है, इस मूवमेंट के बारे में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि ये जो मूवमेंट था वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की मिसाल माना जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू एंड मुस्लिम की मिसाल माना जाता है। इसमें दोनों कम्युनिटीज के जो सिपाही होते हैं उनके जो इसकी कई सारी डिबेट्स हैं, हम लोगों ने पहला चैप्टर भी देखा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो है इसमें मोर और लेस इसमें कोई कम्युनल कलर देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही हमने पबना विद्रोह, आपको पता होगा 1873-1870 के आसपास पबना विद्रोह होता है, जहां पर जो मुस्लिम पीजेंट हैं, जो हिंदू पीजेंट हैं, वो जमींदारों के साथ में मिलकर लड़ते हैं। वहां पर कोई कम्युनल कलर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे ये शुरू कैसे होता है प्रोसेस, इसमें मैं पहला नाम लेना चाहता हूं, कोई बायस होने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम फ्रैंकली यू आर फ्री टू हैव योर ऑन आइडियोलॉजी परसेप्शन, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन अब हम जो सबसे पहला क्वेश्चन उठाना चाहेंगे वो है मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स की जो बात है, जब मुस्लिमों को पहली बार ये एहसास होना लगता है, ये एहसास शुरू होता है कि देयर क्या है, देयर इंटरेस्ट, देयर टर्म बहुत अच्छा शब्द है, इस शब्द को यूज करके हम बहुत सारे भारी भरकम शब्दों को यूज करने से बच जाते हैं। जब मुस्लिमों को लगता है कि उनका इंटरेस्ट, उनकी जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, उनको क्या नहीं किया गया है, रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है? रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। या फिर जो मुस्लिम हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर जो मुस्लिम्स हैं उनकी हेल्थ पर कोई इश्यूज नहीं हो रहा है। और आप ये समझो इस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट है, तो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग इन सारी मुस्लिमों की जो समस्याएं हैं, जो मुस्लिम उस समय, हालांकि हम पहले बहुत डिटेल में देख चुके हैं इसलिए मैं फिर से नहीं जाना चाहता हूं, तो इन सबके समस्याओं के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानती हैं? इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस को। किसको? इंपीरियलिस्टिक फोर्स को। किसके लिए कौन जिम्मेदार है? कि ब्रिटिश मुस्लिम आज पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम आज पढ़ा लिखा नहीं है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, द एंटी इंपीरियलिस्टिक फोर्स और द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब पूरी कहानी यही समझना है कि ये ब्रिटिश कैसे हिंदू में बदल जाता है, ये पूरा का पूरा समझना चाहिए हमें। यहां पर पहले हम यही फोकस करेंगे। इस इंटरेस्ट को रखने के लिए, इस जो बात है इसको रखने के लिए सबसे बड़ा नेम आता है मुस्लिमों में, वो है सैयद अहमद खान का, ठीक है, सर सैयद का, ठीक है, सर सैयद अहमद खान का नेम आता है। अब इनके बारे में ये सब बहुत अच्छा बात है कि ये जो मुस्लिमों का इंटरेस्ट रखते हैं और जो मुस्लिमों की जितनी भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जितने भी इश्यूज हैं भर भर के लेख लिखते हैं। और इवन ये मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए AMU जैसा इंस्टीट्यूशन भी बनाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और नो डाउट यहाँ के कई सारा बहुत बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अपने देश का। तो मुस्लिमों को पहले क्या करते हैं, एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको इन सारी समस्याओं से निकालने के लिए, पॉवर्टी से, अनएजुकेशन से, रिफॉर्मिस्ट से, उनको बहुत बड़ी बड़ी जो फिलोसफीज हैं उस समय की, चाहे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, चाहे वो रेशनल थिंकिंग हो, उस और से मुस्लिम युवाओं को लाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जो सीड है कम्युनलिज्म का किसने बोया, ठीक है। जो 20th सेंचुरी में हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे देनी चाहिए, ये डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ। तो आप ये सर सैयद को यहां पर अभी रखो, क्योंकि इनकी कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। अब आ जाओ 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस को बनाया जाता है और कांग्रेस में उस समय बहुत बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड और बहुत बड़ा बुर्जुआ वर्ग होता है इंडिया का, वो इसमें क्या रहता है, शामिल रहता है। आपको ये ध्यान रखना है, जितने लॉयर होते हैं सूट बूट वाले सब इसमें होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन फ्रेम होता है सर सैयद की ओर से, ठीक है, कि कांग्रेस में क्या है, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं है। क्या है? मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन एडुकेटली नहीं है। अब आप ये पूछोगे कि आखिर ये सर सैयद बोल क्यों रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1887 के आसपास आपको देखते हैं कि जो ब्रिटिश के कई सारे ऑफिसर हैं, चाहे वो डफरिन हो, ठीक है, डफरिन का एग्जांपल रख लो। डफरिन क्या करते हैं, कांग्रेस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक मतलब वैसा अटैक नहीं, शब्दों का बाढ़ छोड़ते हैं कि अरे कांग्रेस तो क्या है, कुछ लोगों की जमात है, इसमें तो मुस्लिमों के इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये बात सर सैयद को लगता है, सुनते हैं, कहते हैं सही बात है क्या, कांग्रेस में लोग नहीं है।
कांग्रेस में मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन आपको याद भी रखना कि 1887 के आसपास ही जो कांग्रेस का सेशन होता है उसमें बदरुद्दीन तैयब जी वो भी एक मुस्लिम होते हैं, वो कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं मद्रास के अंतर्गत। तो आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। लेकिन एक सर सैयद अहमद खान है जो पहली बार कांग्रेस को क्या कह देते हैं कि कांग्रेस क्या है, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? कांग्रेस एक हिंदू एंटिटी है, ये क्या है, हिंदुओं के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। और फिर जब एक इतना बड़ा लीडर, एक इतना बड़ा फिलोसफर, अगर आप इफ यू गूगल आउट सर सैयद अहमद खान तो यू विल फाइंड अ फिलोसोफर, और फिलोसोफर के फॉलोअर्स बहुत होते हैं, आपको पता है ना। तो अगर इतना बड़ा लीडर कह रहा है कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू हु इज इन मेजॉरिटी, तो यहीं पर आपको जो मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी समझना चाहिए कि जब पहली बार कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू की इंस्टीट्यूशन है और हिंदू क्या है, वो हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम क्या है, वो मिनॉरिटी में है। तो पहली बार क्या होता है, जो फॉलोअर है, कोई भी फिलोसोफर, कोई भी लीडर इस बात पर जोर देता है तो उसके फॉलोअर एज इट इज उसको ले लेते हैं। तो आप देखो कि 1898 के पास सर सैयद की डेथ होने के बाद भी जो इनके फॉलोअर्स होते हैं वो 20वीं सेंचुरी में इनके विचार लेकर एंट्री ले लेते हैं। तो अब हम कहां पे आएंगे, 20वीं सेंचुरी में। लेकिन उससे पहले अभी अगर मैं हिंदू के बारे में नहीं बोलूंगा तो इट इज समथिंग लाइक बायसनेस, तो उसको मैं खत्म करना चाहूंगा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। थोड़ा मुस्लिम पर तो हमने बात कर ली, अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद हिंदुओं का एक वर्ग, जब ये फोर्सेस स्टार्ट होते हैं, अभी हम यहाँ 20वीं सेंचुरी में इंटर करेंगे तो उस पर बात करेंगे। अब थोड़ा जो हिंदू का इमर्जेंस है, हिंदू इंटरेस्ट की बात है, उस पर भी हम लोग बात रखते हैं। फिर ये 1857 की कहानी है और धीरे धीरे आपको पता है कि आर्य समाज एक्टिव होता है। तो एक आर्य समाज को हालांकि इसका कोई मोटिव नहीं होता है, उस समय शुद्धि मूवमेंट वगैरह चलाता है। आपको एक याद रखना है, क्या है शुद्धि मूवमेंट, कि हिंदुओं को जो कन्वर्ट किया गया है उनको फिर से वापस हिंदू में मिलाना। तो यहाँ पर भी आप देखो थोड़ा थोड़ा जब ऐसा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मास लेवल पर काम करता है तो आदमी कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है उसके अंदर। क्या कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हिंदुओं में भी शुरू हो गया था, इंटरेस्ट को लेकर के। किसको लेकर के? सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के, कि यार सही में शुद्धि हमारा अपना ही कोई धर्म है, या कुछ ऐसी बहसें वहां पर शुरू हो गई थी। दूसरा जो एंटी काऊ है, एंटी काऊ को लेकर के प्रोपोगेंडा पूरे देश में उस समय भी चला था। ठीक है, इवन आप देखो 1909 तक आते आते जो पंजाब है वहां पर पंजाब हिंदू महासभा का गठन हो गया था। क्या गठन हो गया था? पंजाब हिंदू महासभा का। हालांकि पंजाब हिंदू महासभा से पहले मुझे मुस्लिम लीग पर बोलना चाहिए, वो मैं भी बोल दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे मत समझिए क्योंकि बहुत ही अनबायस्ड तरीके से ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। तो इससे पहले ही हम लोग, अब ये हिंदुओं पर हमने इतना बोल दिया क्योंकि ये बोलना जरूरी है कि हिंदू कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रहा है, उसे भी लग रहा है कि, और हिंदुओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे हम लोग कहते हैं मनी लेंडर्स का, लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है, और मर्चेंट्स का। ठीक है, इनके ऊपर जब भी कभी चाहे पीजेंट हो चाहे वर्कर्स हो, ये हम पहले भी देख चुके हैं, पीजेंट या वर्कर्स हो, उनका कभी ऑपरेशन होता है तो वो उसको सोशल टेंशन ना देने की बजाय उसको कौन सा कलर दे देते हैं? अगर किसी जमींदार को पीजेंट मारेगा और वो अगर मुस्लिम निकल गया तो उसको हमेशा कम्युनल कलर देने की कोशिश की जाने लगी। ठीक है, ये 80s के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 80 के बाद की बात। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया था। और चूंकि उस समय कांग्रेस भी बन गई थी। क्या बन गई थी? कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ 1885 में, और जब सर सैयद का पूरा फॉलोअर्स का बेल्ट कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लगता है तो हिंदुओं का भी एक बेल्ट कांग्रेस को क्या कहता है कि आप तो हिंदू के इंटरेस्ट को स्टेक पर लगा रहे हो, हिंदू के इंटरेस्ट को स्टेक पे लगा रहे हो, क्योंकि हम ही तो मेजोरिटी में, प्रीमियर तो हम ही है ना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अभी हम लोग चलते हैं किस में? 20वीं सेंचुरी में। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमने देखा। अभी हमारी जो कहानी है वो पहुंचेगी 20वीं सेंचुरी में, और 20वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, कौन पहुंचेगा? जो सर सैयद है उनकी डेथ बेशक हो गई है लेकिन उनके फॉलोअर अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचारों को लेकर के एंट्री मारेंगे। तो आप देखो 1885 से लेकर के और 1905 तक
कांग्रेस बहुत सारे रिफॉर्म्स मांगती रही, लेकिन उसके रिफॉर्म्स को कभी फुलफिल नहीं किया गया। लेकिन यहीं पर जो मुस्लिम्स की डिमांड है, मुस्लिम की जो डिमांड है वो पहली बार क्या कर ली जाती है, फुलफिल कर ली जाती है। अब ये आप बोलोगे ये क्यों फुलफिल कर ली जाती है, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड में आपको मैं बताऊं कि 1905 के आसपास एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, जो बंगाल के पार्टीशन पर, ये हम लोग बहुत डिटेल में देखें, बहुत ज्यादा यहाँ नहीं जाएंगे। तो जब ये स्वदेशी मूवमेंट चला, तो जब स्वदेशी मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट सोचने लगी कि क्या किया जाए, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भारत में लाए जाएं। क्या लाए जाएं? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और जैसे ही ये बात मुस्लिमों को पता चलती है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने वाली है, वो तुरंत अपनी डिमांड को लेकर के वायसराय के पास जाने लगती है, ठीक है, अपनी डिमांड रखने लगती है। और इसी का नतीजा होता है, ठीक है, और चूंकि अब हमें डिमांड लेकर वायसराय के पास जाना है, तो हम कैसे जाएं? हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारा कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए, हमारे पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और वही इंस्टीट्यूशन क्या है? मुस्लिम लीग है। अब ये डिमांड लेकर कौन जाएगा? ये डिमांड लेकर जाएगी मुस्लिम लीग, जिसके पास ये अब स्टैंप है। अब मुस्लिम लीग में बताओ, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां, सब हम इस एपिसोड जानते ही हैं कि ऐसे ऐसे लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो उस समय के मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े। वो जब मांग लेकर गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि भाई हम अलग हैं, ठीक है, हमारी कोई मांग करो यार, हमें तो कहीं नौकरी पेशा में कहीं हमें जगह नहीं दी गई, हमें लेजिस्लेचर में हमें भी थोड़ा दो, हमें तो कहीं दिखते नहीं में दाढ़ी वाड़ी वाले, ठीक है। तो मतलब उस तरह से इसको अन्यथा ना लिया जाए, अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने के लिए कि भाई हमें मुस्लिम ही नहीं दिख रहा लेजिस्लेचर में, तो हमें अपने जैसे लोग चाहिए। अब ये मांग लेकर के जब गवर्नर के पास जाएंगे ये, ठीक है, तो अब इसी का परिणाम होता है ये जो मुस्लिम लीग है कि 1909 में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिसने भारतीय इतिहास को एकदम बदल के रख दिया। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सेपरेट इलेक्टोरेट आ जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि भारत में जहां पर मुस्लिम एरिया है वहां पर मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसे वोट कर पाएंगे कैंडिडेट को। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसको रफ करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग क्यों डेवलप होगी? क्योंकि उसे इंटरेस्ट रखना है किसके सामने? जो गवर्नर है उसको रिझाना है कि भाई हमें भी कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दो। और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कब मिलेंगे? 1909 में, जिसे कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। 1909 में क्या आएगा? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएगा, और जिसमें मुस्लिमों को अपीस करने की कोशिश की गई। अब हम दूसरा एक दौर देखेंगे, वो दौर है 1912 से लेकर के 1924 का दौर। इस दौर में कई सारे डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन बिफोर दैट, उससे पहले हमें यह समझना है कि जो मुस्लिम्स अभी तक थे और इधर ब्रिटिश की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इन दोनों के बीच में एक लिंक बन गया था। वो क्या था? लॉयलिस्ट का, ठीक है। क्योंकि सर सैयद को क्या और उनके फॉलोअर को यह लगने लगा था कि हमारे इंटरेस्ट ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करने में ही सही है, ठीक है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जब तक भारत में है वो सही है, अन्यथा क्या हो जाएगा? हिंदू विल रूल, अन्यथा क्या हो जाएगा? हिंदू रूल आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? हिंदू किसमें है? मेजॉरिटी में है। तो ये जो सबसे बड़ा लॉयलिस्ट लिंक था ब्रिटिश की गवर्नमेंट के साथ, तो आप देखो यहां पर दो फोर्सेस निकल कर आती हैं। एक है कम्युनल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? कम्युनल फोर्सेस। और दूसरी कौन सी फोर्स है? कॉलोनियल फोर्सेस। दोनों सी से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2C का कॉन्सेप्ट है, एक कम्युनल फोर्सेस, दूसरा कॉलोनियल फोर्सेस, ये हैंड इन हैंड काम करने लगते हैं। लेकिन ये 1912 के पहले तक होता है। इसके बाद 1912 के बाद कुछ नए डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे इसी समय जो जिन्ना होते हैं, M.A. जिन्ना, उनको कांग्रेस में न्योता मिलता है कि यार अब तुम आओ ना कांग्रेस में, ठीक है, अपनी टीम को लेकर के। और जैसे जिन्ना को इन्विटेशन मिलता है, आगा खान जो रहते हैं वो मुस्लिम लीग से रिजाइन दे देते हैं। और बाद में देखो तो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है इस समय का, एक बहुत बड़ा और नाम है, तिलक का भी नाम आप ले लो। तिलक और जिन्ना जैसे लोग
जिनको तिलक हमेशा हिंदू इंटरेस्ट को आगे रखते थे, हालांकि ये कभी एक्सट्रीम लीडर नहीं थे, ठीक है। तिलक अपनी जो समस्याएं होती थी, चाहे वो अखबार होते थे, उसमें मुस्लिम के इंटरेस्ट को भी रखते थे, लेकिन चूंकि वो शिवाजी और गणपति महतो के कारण उनको कभी कभी वो कलर दिया जाता है। लेकिन इन माय पर्सनल व्यू तिलक वाज एन आउटस्टैंडिंग लीडर हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस नेशन। आप तिलक को कभी सेपरेट पढ़ो, ठीक है, कमियां तो हम में भी हैं, आप में भी हैं, सब में है, नोबडी इज परफेक्ट, बट तिलक हमें सबसे इन्फ्लुएंसर, सबसे एक ऐसा लीडर लगता है जिसने बहुत काम किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए और भारत के किसानों और वर्कर्स के लिए। पहली आवाज जिसने उठाई थी, जिनमें कुछ लोगों का नाम आता है, वो जी अगरकर और तिलक जी का ही नाम है, ठीक है। तो तिलक और इनके दोनों के प्रयासों से 1916 में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। अब लखनऊ पैक्ट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो उस समय होम रूल आंदोलन चल रहा था, तो होम रूल आंदोलन के लिए तो जो मांग थी कि भारत में क्या बनाई जाए, होम रूल, अपना जो रेवोल्यूशन होम रूल मूवमेंट चल रहा था, आपको पता है एनिमेशन तिलक का, उसकी एक ज्वाइंट मांग थी कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है। तो उसको हिंदू कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने माना। लेकिन इस पैक्ट को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, वहां पर ये जरूरी ये नहीं है, वहां पे जरूरी ये है कि यहां पर कांग्रेस जो है उसने सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया। क्या सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है, पृथक निर्वाचन की जो पद्धति है, उसको कांग्रेस जो है यहां पर एक्सेप्ट कर लेती है। और ये कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इतिहासकारों में चाहे आज हो चाहे आने वाला समय हो, इसलिए कांग्रेस को बहुत क्रिटिसाइज होना पड़ता है। एक तरफ तो हिंदू मतलब हिंदू कह रहे हैं, सॉरी, जो कांग्रेस है, एंड देन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है वो कम टू ऑन अ टेबल, वो एक साथ आते हैं लखनऊ में, और दूसरी तरफ क्या होता है, कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को मांग लेती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट को मानने की क्या जरूरत थी, हालांकि अगर ना मानते तो ये मीटिंग भी ना होती, ठीक है। तो इसलिए जो ये दौर होता है 1916 के बाद, 1916 के बाद क्या शुरू होता है, दो तीन मेजर डेवलपमेंट्स और होते हैं। जब दोनों 1916 में देखो दोनों साथ में आ गए, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो मुस्लिम लीग हो, दोनों साथ में आई। अब दो तीन मूवमेंट, फिर आ जाओ, दो तीन डेवलपमेंट देख लो। पहला डेवलपमेंट हो जाता है वो है खिलाफत का, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट में फिर आपको देखो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का बढ़िया यूनिटी देखने को मिलती है ना। फिर से नारे लगने लगते हैं देश में, हिंदू मुस्लिम की जय, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ठीक है। तो ये खिलाफत मूवमेंट, अब पूरा सीन क्या है हम लोग देखे हैं, खिलाफत मूवमेंट कैसे शुरू होता है, वो खलीफा का और टर्की का पूरा इशू। तो फिर से इसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स जिसे कहते हैं, मौलाना आजाद, गांधी जी, सब देखो एक समय में एक बार फिर से साथ आ जाते हैं। इवन जो गोल्डन टेम्पल है उसकी चाबी एक मौलाना को दिया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद होते हैं, जो आर्य समाज के बहुत बड़े वो होते हैं, लीडर होते हैं, सॉरी सेंट होते हैं, उनको भी मस्जिदों के ऊपर से, मतलब मस्जिदों में एंट्री लेकर के वो आह्वान कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो दैट वाज मोन्यूमेंटल। अब देखो पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल गई। लेकिन आप ये याद रखना कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया है, ये ही याद रखना आप। दूसरा, ये इसी का जो एक्सटेंशन फॉर्म होता है नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन पे भी ये कन्वर्ट हो जाता है।